नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने अभी तक मौर्योत्तल काल तक डिस्कस कर लिया है, जिसमें कई सारे राजवंश, देसी विदेशी, उन सब के समाज, संस्कृति, राजनीति, इन सबको देख लिया है। अब हम लोग गुप्त राजवंश पढ़ेंगे, यानी कि मौर्य काल के बाद एक बड़ा राजवंश दिखाई देता है, गुप्त राजवंश। उसके बारे में देखेंगे, उनके राजाओं के, उनकी उपलब्धियां, फिर उस समय के समाज को देखेंगे, उनके धर्म को देखेंगे। अब हम गुप्त राजवंश पे आने से पहले थोड़ा सा उसके पूर्व की जो राजनीतिक स्थिति थी उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं कि कुषाणों के पतन के बाद जो ये उत्तर भारत था वो विभिन्न छोटे छोटे राजवंशों में विभक्त हो गया था। विकेंद्रीकरण की स्थिति दिखाई देती है। ये राजवंश आपस में लड़ते रहते थे और कोई सार्वभौम सत्ता होने की न वजह से इन पर कोई नियंत्रण नहीं स्थापित कर पा रहा था। दक्षिण में भी इसी तरह से देखेंगे, बहुत सारे राजवंश थे। विंध्य क्षेत्र में वाकटक था, यहां पे वाकटक था। इसी तरह से आप देखेंगे पल्लव थे। आप इधर देखेंगे तो शकों का शासन था काठियावाड़ और गुजरात क्षेत्र में। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पे पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र में बहुत सारे गणराज्य थे। अर्जुनायन, यौधेय, लिच्छवी था इधर नेपाल के क्षेत्र में, नेपाल और उसके तराई के क्षेत्र में, यह भी एक गणराज्य था। इसी तरह से इधर आप देखेंगे असम के क्षेत्र में कामरूप, यहां बंगाल के पास समतट। इस तरह से विभिन्न कुषाणों का भी शासन था। कुषाण हालांकि उनका पतन हो गया था, बहुत कमजोर थे, फिर भी वो बचे हुए कुछ क्षेत्रों में इधर पश्चिम में अपना शासन कर रहे थे, पश्चिमी मालवा में। तो ये राजनीतिक छिन्न भिन्न की स्थिति दिखाई देती है। इसी बीच में मगध में गुप्तों का उदय होता है। इनके जो शासक थे वो काफी शक्तिशाली साबित हुए और उन्होंने धीरे से, सबसे पहले चंद्रगुप्त ने, थोड़ा सा इसको हम मैप में और स्पष्ट देखते हैं। ये देखिए, यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये इनका मूल क्षेत्र था। यहां पे अगर देखें तो इसमें ज्यादा क्लियर दिख रहा है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के नेतृत्व में सबसे पहले इस क्षेत्र पर इनकी सत्ता स्थापित होती है। उसके बाद जो इनके शासक आते हैं, जैसे समुद्रगुप्त, बहुत ही साम्राज्यवादी शासक था। उसने अपने साम्राज्य का बहुत तेजी से विस्तार किया। अब देखिए, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, बंगाल तक पूरा, उत्तर भारत का ये पूर्वी पंजाब का क्षेत्र, पश्चिम का ये क्षेत्र, इवन ये उड़ीसा, बंगाल के नीचे, ये पूरा विस्तार करता है अपने राज्य का। उत्तर के राज्यों से लेकर दक्षिण के राज्यों तक में ये विस्तार करता है। उसके बाद ये जो गुजरात और काठियावाड़ का क्षेत्र है, शाकों का शासन था, इनको पराजित करके चंद्रगुप्त द्वितीय पे अधिकार करता है। तो फिर एक बड़ा साम्राज्य दिखाई देता है गुप्त काल में। उत्तर भारत में ये पश्चिमी पंजाब से लेके गुजरात, बंगाल, उड़ीसा तक का क्षेत्र और इधर मालवा तक का क्षेत्र दिखाई देता है इनके साम्राज्य में। इसके अलावा यहां आप देखेंगे ये इनके दक्षिण पश्चिम में वाकटक क्षेत्र का शासन था, जिनसे इनके वैवाहिक संबंध भी स्थापित होते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी की शादी होती है रुद्रसेन द्वितीय से। तो एक पूरा ये साम्राज्य दिखाई देता है एक लंबे अंतराल के बाद। अब हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं, इनके राजवंशों को देखते हैं। स्रोत कौन कौन से हैं इनके इतिहास को जानने के। अगर इनके संस्थापक की बात करें तो दो नाम मिलता है। श्रीगुप्त, ज्यादातर लेखों में श्रीगुप्त का नाम मिलता है, लेकिन प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र और स्कंदगुप्त का सूपिया लेख, ये दो ऐसे स्रोत हैं जो घटोत्कच को इनका संस्थापक मानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र और स्कंदगुप्त का सूपिया लेख।
लेकिन जो अधिकांश लेख हैं उसमें श्रीगुप्त को माना गया है। इनका लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है, इनके वंश के वास्तविक संस्थापक को। 319 से लेके 350 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इनकी उपाधि जो थी महाराजा धीराज, राजधानी पाटलिपुत्र को इन्होंने बनाया था। हेमचंद राय चौधरी के अनुसार द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक था। प्रथम मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन? तो वो माना जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को, मौर्य वंश की जो स्थापना करते हैं। द्वितीय साम्राज्य का संस्थापक मगध साम्राज्य का हेमचंद राय चौधरी ने माना है चंद्रगुप्त प्रथम को। इन्होंने ही जो है 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया, लिच्छवी कन्या कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी ये नेपाल के क्षेत्र में एक गणराज्य था, जिसकी कन्या से इन्होंने विवाह किया। ये गणराज्य देखा जाए तो जनपद काल में बहुत शक्तिशाली थे, बुद्ध काल में। बाद में इनकी स्थिति में गिरावट आती है, परंतु गुप्त काल तक आते आते ये काफी शक्तिशाली गणराज्य हो जाते हैं। एक बार हम आगे बढ़ने से पहले इनके गुप्त राजवंश के इतिहासों की जानकारी के स्रोतों पर चर्चा कर लेते हैं। तो स्रोत में अगर देखेंगे, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं, और पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है संक्षिप्त में, फिर आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोतों में अगर बात की जाए तो विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, इन सब में इनके समाज राजनीति की जानकारी मिलती है। इसके अलावा विशाखा दत्त का देवी चंद्रगुप्तम नाटक है ये, अभी इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। इनको भी रखा गया है साहित्यिक स्रोतों में। इसके अलावा विदेशी जो यात्री आए थे, जैसे फाहयान आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे फाहयान आता है। इसने उस समय के मध्य भारत के सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का वर्णन किया है। इसके आधार पर भी गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। गुप्तोत्तर काल में, हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आता है। ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से भी गुप्त काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। अगर मैं पुरातात्विक स्रोतों की बात करूं तो पुरातात्विक स्रोतों में आप देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसका लेखक हरिसेन था। इससे समुद्रगुप्त के जो विजय अभियान है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की, उनकी जानकारी मिलती है, प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे गुप्त राजाओं ने बहुत बड़ी मात्रा में अभिलेख जारी किए। अस्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, इनके अभिलेख, जैसे विल्सन अभिलेख है कुमारगुप्त का, मंदसौर अभिलेख है, अभी आगे चर्चा की जाएगी इन अभिलेखों की, इससे इनकी जानकारी मिलती है। उसके अलावा सिक्के, व्यापक पैमाने पर इन राजवंशों ने सिक्के जारी किए। स्वर्ण सिक्के, तांबे के सिक्के, रजत सिक्के, भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्के मिलते हैं, जिससे इनके उस समय की शासन व्यवस्था, इनकी अर्थव्यवस्था, इन सब की जानकारी मिलती है। कहीं न कहीं जो मौर्योत्तर काल की समृद्धि थी, उस समय के जो व्यापार वाणिज्य के विकास से जो देश में समृद्धि आई थी, उस समृद्धि के असर गुप्त काल में भी दिखाई पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे इस टाइम पे सिक्कों का प्रचलन बहुत दिखाई देगा। हालांकि व्यापार व्यवसाय का ह्रास हुआ, बंद अर्थव्यवस्था हो जाती है। जो व्यापार की उन्नति मौर्योत्तर काल में थी वो इस टाइम पे नहीं दिखाई देती है, परंतु फिर भी चूंकि देश के राजकोष में वृद्धि हुई थी, इन राजवंशों के पास धन था,
जो कि विदेशियों से व्यापार से आया था, भारत में कर के रूप में प्राप्त हुआ था, तो विरासत के रूप में इन लोगों को मिलता है, उससे काफी संपन्नता दिखाई देती है। इवन साहित्य और उनकी साहित्य की उन्नति, कला की उन्नति के आधार पर ही गुप्त काल को जो है प्राचीन काल का स्वर्ण काल तक कहा जाता है बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा। तो इन आधारों पे इनके इतिहास को देखा जाएगा। ठीक है, संस्थापक के बारे में हमने जान लिया। इनका एक सिक्का था, इन्होंने जो सिक्का जारी किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, उसको हम राजा रानी प्रकार के नाम से जानते थे। इस पे देखेंगे पृष्ठ सामने के भाग पे राजा रानी की आकृति, पीछे जो था ये सिंह निहंता देवी, सिंह वाहिनी देवी की आकृति है और उस पर लिच्छवयः लिखा है। ये जो इनके सिक्के हैं, लगभग 28 सिक्के मिले हैं। मथुरा, अयोध्या, बाराबंकी, इन जगहों से लगभग 28 सिक्के मिलते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के। इन्होंने एक ही प्रकार का ये सिक्का जारी किया था मुख्य रूप से, इनका स्वर्ण सिक्का था। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे, और चूंकि ये लिच्छवी राजकुमारी इनकी माता थी, इसलिए इनको जो है लिच्छवी दौहित्र भी कहा गया। इनका एक नाम चंद्र प्रकाश भी था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कभी। एक नाम इनका चंद्र प्रकाश भी मिलता है समुद्रगुप्त का। इनकी जो प्रमुख उपाधि थी वो थी सर्वराजोच्छेद। ये गुप्त युगीन लेखों में मिलती है। इसके अलावा धर्म प्राचीन बंध, धरणी बंध, पृथिव्याम प्रतिरथ, ये पूछी गई है एक बार यूपीपीसीएस में, पृथिव्याम पृथिवम प्रतिरथ, पृथिव्याम प्रतिरथ, ये प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। तो समुद्रगुप्त महान शासक था इस वंश का, सबसे ज्यादा इसने साम्राज्य विस्तार किया। इसे माना जाता है कि इसने कभी पराजय का सामना नहीं किया, इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये कोई भी युद्ध नहीं हारा था। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में चतुर्मुखी अभियान किया था इन्होंने, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो इनकी जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिससे इनके विजयों का वर्णन मिलता है, ये इनके संधि विग्राहिक सचिव थे, यानी युद्ध मंत्री जो होते थे, उसके जो सचिव थे युद्ध के, हरिशेण, इनकी ये रचना है। ये मूलतः कौशांबी में स्थित था, परंतु अकबर के समय में ये लाके प्रयाग में स्थापित कर दिया गया। अकबर के समय में इलाहाबाद था उस टाइम पे, प्रयाग, वहां स्थापित कर दिया जाता है। ठीक, इलाहाबाद। जहांगीर ने इसे जो है इलाहाबाद के किले में स्थापित करा दिया था। तो इस तरह से आप देखेंगे इस पे अकबर का भी नाम मिल रहा है, जहांगीर का भी नाम मिल रहा है, समुद्रगुप्त का तो है ही। कई बार पूछा है कि किन किन राजाओं का नाम इस पे मिलता है, तो अकबर, जहांगीर, समुद्रगुप्त। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, शैली चंपू है। यह भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख हुए हैं प्रयाग प्रशस्ति में, जैसे गंगा अवतरण का उल्लेख, पाटलिपुत्र को पुण्य नगर कहा गया है, राजसभा का उल्लेख मिलता है इसी पर, 3 महादंडनायक का उल्लेख मिलता है, ध्रुवभूति, एक तो हरिशेण की है ही है ये प्रशस्ति, और इसके अलावा तिलक भट्ट का उल्लेख मिलता है। बीरबल का भी उल्लेख मिलता है, अकबर जहांगीर के अलावा बीरबल का भी उल्लेख मिलता है इस पे। देखिए समुद्रगुप्त की जो विजयें थी, वो कौन कौन सी विजयें थी एक बार देख लेते हैं इसको, और
किसमें उल्लेख किया गया है पंक्तियों का भी आप ध्यान रखिएगा। 13वीं और 14वीं पंक्ति और 21वीं पंक्ति में जो उन्होंने उत्तरी भारत का अभियान किया था, जिसे आर्यावर्त का भी अभियान कहते हैं, उत्तरी भारत का अभियान जो था इनका, उसका वर्णन मिलता है 13, 14 और 21वीं पंक्ति में। तो कई बार पूछ लेते हैं कि किन किन राजवंशों को उन्होंने पराजित किया था उत्तर भारत के अभियान के दौरान। तो इसमें देखिए आर्यावर्त है, नागसेन है, कोतकुलज है, अच्युत है, गणपति नाग हैं, रुद्रदेव हैं। ये सारे प्रमुख वंश हैं जो जब ये उत्तरी भारत का अभियान करते हैं उस समय। उत्तर भारत के अभियान को जो उन्होंने नीति अपनाई थी उसको प्रसभोद्रण की नीति कहते हैं। ये भी पूछ लेते हैं, प्रसभोद्धरण। इन राजाओं को, इन राजवंशों को पराजित करने के बाद इनका विलय कर लिया था समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में प्रत्यक्ष रूप से। दक्षिणापथ की जो विजय करते हैं दक्षिण की तरफ, उसका उल्लेख मिलता है 19वीं और 20वीं पंक्ति में। यहां पे इन्होंने कुल 12 शासकों को पराजित किया था, जिसमें कांची, पल्लवों की राजधानी थी कांची, उसका विष्णुगोप था शासक। औमुक्त का नीलराज था। ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इनको रट लीजिएगा। वेंगी का हस्तिवर्मा था। पालक का उग्रसेन था। कुशस्थलपुर का धनंजय था। पिष्टपुर के महेंद्रगिरी थे। कौशल का महेंद्र था और महाकांतार का व्याघ्रराज था। ये थे दक्षिण की तरफ जो उन्होंने अभियान किया था जिन शासकों को। दक्षिण के अभियान की खास बात यह थी, इन्होंने इनको पराजित किया, अधीनता स्वीकार की, परंतु इनका साम्राज्य में विलय नहीं किया था, विलय नहीं किया था इनका। ठीक। दक्षिण के अभियानों के दौरान उन्होंने जिस युद्ध नीति का पालन किया उसको कहते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह, ये पूछे जाते हैं। दक्षिण के अभियान के दौरान इन्होंने इस नीति का पालन किया था। ठीक। ये दो मुख्य नीतियां थी युद्ध की इनकी। इसके अलावा जो इनके सीमावर्ती राज्य थे जिनका उल्लेख 22वीं पंक्ति में किया गया है, समतट, दवाक, कामरूप। कामरूप ये असम था, ये बंगाल के थे क्षेत्र थे दोनों ही, समतट और दवाक। कर्तिपुर था और नेपाल था। इन सबको भी इन्होंने पराजित किया और अपने राज्य में शामिल कर लिया। गणतंत्र थे खरपरिक, प्रार्जुन। ये इनका जो क्षेत्र था वो पूर्वी पंजाब और मालवा, पश्चिम मालवा के क्षेत्र में थे। ये उत्तर पूर्वी पंजाब और मालवा के क्षेत्र में ये गणराज्य थे। खरपरिक, पार्जुन, मालव, योद्धे, अर्जुनायन, काक, सनकानिक, आमरी एवं मद्रक, इन सबको भी उन्होंने पराजित करके अपने राज्य में विलय कर लिया था। विदेशी शक्तियों का जो उल्लेख है वो 23वीं 24वीं पंक्तियों में है। देवपुत्र शाहानिशाही कुषाण, समुद्रगुप्त का जो समकालीन शासक था वो किदार कुषाण था। इनसे इनके युद्ध नहीं होते हैं। इनको आगे चल के चंद्रगुप्त द्वितीय विजित करता है शकों को। इनका गुजरात और काठियावाड़ के क्षेत्र में शासन था। शक, मुरुंड, सिंघल में थे। सिंघल श्रीलंका का जो क्षेत्र था उस समय की विदेशी शक्ति थी, और वहां का जो शासक था मेघवर्ण था, जो समुद्रगुप्त का समकालीन था, मेघवर्ण या बेगमरवन। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। देख लेते हैं, पूछा जाता है, प्रश्न आता है इनसे, कौन कौन सी स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने जारी की थी। जैसे एक ध्वजधारी या दंडधारी या गरुड़ प्रकार के सिक्के, यह सर्वाधिक लोकप्रिय मुद्रा थी इनकी। इस पर उपाधि पराक्रम मिलती है। इसी तरह एक धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा थी, परशुधारी प्रकार की थी, अश्वमेध प्रकार की थी। ये जो इनकी मुद्रा दिखाई दे रही है अश्वमेध प्रकार की है।
पृष्ठभाग पर इस पर राजमहिषी दत्त देवी की आकृति मिलती है सुमेध प्रकार की मुद्रा के पृष्ठभाग पर। एक थी व्याघ्र निहंता। व्याघ्र निहंता, इस पर मकर वाहिनी गंगा की आकृति मिलती है, उपाधि मिलती है व्याघ्र पराक्रम। इसी तरह जो छठवीं मुद्रा थी उनकी, वो थी वीणा वादन प्रकार की मुद्रा। इस पे बीड़ा बजाते हुए राजा की आकृति, पृष्ठभाग पर लक्ष्मी की आकृति। तो आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, फैक्ट है ये। किस पर, किस मुद्रा पर किसकी आकृति है, पृष्ठभाग पर क्या है। जैसे व्याघ्र निहंता पे मकर वाहिनी गंगा की आकृति है, वीणा वादन पे पृष्ठभाग पर लक्ष्मी जी की आकृति है, और वीणा बजाते हुए राजा की आकृति है। तो ये 6 मुद्राएं जो स्वर्ण मुद्राएं थी, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा किस पे क्या था। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बाद। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय शासक हुआ, लेकिन कुछ इतिहासकारों की मान्यता है रामगुप्त को लेकर कि उसके बाद रामगुप्त कुछ समय के लिए शासक बनता है। इनका जो, लेकिन इनकी ऐतिहासिकता का जो प्रमाण है वो एकमात्र ग्रंथ है विशाखा दत्त का देवी चांद्र गुप्तम। साहित्यिक प्रमाणों में कुछ इनके हालांकि सिक्के भी मिले हैं तांबे के कुछ जगहों से, परंतु इन्हीं के आधार पर इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें यह वर्णन है कि रामगुप्त जो थे वो शकों से युद्ध में पराजित हो जाते हैं, और एक संधि की शर्तें स्थापित होती हैं जो कि बहुत अपमानजनक थी, जिसके तहत ये अपनी पत्नी को ले जाकर शकों को सौंपना था, जिसका चंद्रगुप्त द्वितीय विरोध करते हैं और वो शकों को जाकर पराजित करते हैं। पराजित करने के बाद आके वो रामगुप्त का भी वध कर देते हैं और इनकी जो पत्नी थी उनसे विवाह कर लेते हैं, जिनका नाम था देवी चंद्र। तो ये इसी कहानी के आधार पर इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध की जाती है। इसका वर्णन विशाखा दत्तकृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक में है। इसके अलावा संक्षिप्त वर्णन वाणभट्ट कृत हर्षचरित, राजशेखर की काव्य मीमांसा, आगे चलकर भोजकृत श्रृंगार प्रकाश में भी है इसका उल्लेख, संक्षिप्त में है। मुख्य वर्णन ये नाटक है जो पूरा इसी पे आधारित है। ठीक, तो रामगुप्त को मार के फिर शासक बनते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त की कुछ जैन मूर्तियां मिली हैं इनके काल की, जिसमें जो जैन मूर्ति मिली है इसमें रामगुप्त को महाराजाधिराज कहा गया है। इसके कुछ तांबे के सिक्के एराडम भिलसा से मिलते हैं। एराडम भिलसा से कुछ तांबे के सिक्के मिले हैं इनके। तो इस तरह से रामगुप्त पहला गुप्त शासक भी था जिसने तांबे की मुद्राएं जारी की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के बाद वास्तविक रूप में शासक बनता है, जिसकी ऐतिहासिकता और प्रमाण संदिग्ध है। ये इस वंश का एक पराक्रमी शासक हुआ। 375 से लेकर 415 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। इसी के दौरान फाहयान आता है, चीनी यात्री भारत, जो उस समय की राजनीतिक सामाजिक दशा का वर्णन करता है मध्य भारत की। इनकी जो उपाधियां थी वो थी सहसांग, शकारी, सांची लेख में देवराज, देवगुप्त, श्री विक्रम या विक्रमादित्य, परम भागवत एक उपाधि मिलती है। इसके अलावा एक चंद्र, मेहरौली के लौह स्तंभ में इनकी उपाधि चंद्र मिलती है। माता जो इनकी थी वो दत्त देवी थी। ठीक, इनकी माता का नाम तो जो वो दत्त देवी था। इनके अभिलेख हैं कुछ, वो देख लेते हैं। मथुरा स्तंभ लेख है, पहला अभिलेख है ये इनका चंद्रगुप्त द्वितीय का। उदयगुरी गुहा लेख, जिसमें चंद्रगुप्त को राजाधिराजर्षि कहा गया है। सांची लेख जो है ये इनके सेनापति आक्रमर्दों का है। इसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। सांची लेख में ग्राम पंचायतों का उल्लेख। इनका ये मेहरौली लौह स्तंभ जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, ये दिल्ली में ही कुतुब मीनार के पास स्थित है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास
उसी के समीप ये स्थित है। ठीक है, इसमें जो उल्लेख मिलता है, जो इस पे लिखित है, युद्ध क्षेत्र में बने राजाओं के संघ को हराया था इसने। तो ये वर्णन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, बंगाल में युद्ध क्षेत्र में इसने एक राजाओं के संघ को हराया था। सिंधु नदी के 7 मुखों को पार कर वहलीकों को हराया था। विष्णु नामक पर्वत पर विष्णुध्वज की स्थापना की। 3 महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें। विष्णुधर पर्वत की स्थापना करता है विष्णु नामक पर्वत पर विष्णुध्वज की। सिंधु नदी के 7 मुखों को पाकर वहलीकों को पराजित करता है, और बंगाल के युद्ध क्षेत्र में 7 राजाओं युद्ध क्षेत्र में राजाओं के संघ को पराजित किया था ये बंगाल क्षेत्र में। ये महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है इन पे। इनका एक गढ़वा लेख है, इस पे इनके नाम का उल्लेख नहीं है, उपाधि केवल यही परम भागवत इस पे मिलती है, और एक महाराजा धीराज की उपाधि मिलती है। इनके वैवाहिक संबंध देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाग राजकुमारी कुबेर नागा से इन्होंने शादी की। वाकटक वंश से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। प्रभावती गुप्ता अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने रुद्रसेन द्वितीय से किया, जो वाकटक वंश के राजा थे। बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो प्रभावती गुप्ता आ जाती हैं अपने गुप्त राजवंश वापस, और अपने पिता के साथ मिलकर संयुक्त रूप से वो वाकटक राजवंश का भी शासन यहीं से संचालित करती हैं। कदम वंश, ये जो है तालगुन डभलेख से संबंधित है। इनका जो कदम वंश से इन्होंने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जिसकी जानकारी इनके संबंधों की जानकारी तालगुन डभलेख से मिलती है। इसी से पता चलता है तालगुन डभलेख से ही कि कदम वंश के जो शासक थे काकुत्स वर्मन, इनकी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त से हुआ था। कदम वंश का तालगुन अभिलेख है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि इसके एक शासक थे काकुत्स वर्मन, जिनकी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त से हुआ था। शक विजय, ये सबसे महत्वपूर्ण विजय थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त के समय शक मुंजरा एवं काठियाड़ में थे। ठीक 410-11 ईस्वी में शकों को भारत से उखाड़ फेंका। हाँ, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का समकालीन कौन सा शक शासक था, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त का समकालीन शक शासक जो था वो किदार कुषाण था। ठीक, किदार कुषाण ये समुद्रगुप्त के समकालीन था। शकों को पराजित करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, पूरी तरह से इनको निस्तनाबूद कर देते हैं। इसका प्रमाण ये भी मिलता है कि जो वहां क्षेत्र से, काठियावाड़ क्षेत्र से जो रजत मुद्रा का जो ढेर मिला है, उस पे पुनः नामांकन कराते हैं। शकों की मुद्रा को पुनर्रूप मुद्रित कराते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका प्रमाण इससे यह स्पष्ट भी हो जाता है कि इन्होंने शकों को पराजित किया था। देखिए, गुजरात एवं शक विजय की पुष्टि। शक मुद्राओं की तर्ज पर इस क्षेत्र में चांदी के सिक्के चलाए। जो रजत मुद्रा होती थी उसी को चांदी बोलते थे, रजत को ही चांदी बोलते हैं। तो पुनर्मुद्रित कराकर शकों की मुद्राओं पे ही इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। सिंह निहंता शैली के सिक्कों से गुजरात एवं शक विजय की पुष्टि होती है।
जो इनके सिंह निहंता शैली के सिक्के हैं, इससे भी इनकी गुजरात और शक विजय की पुष्टि होती है। पहले यही सिक्के जो थे वो व्याघ्र निहंता, जो समुद्रगुप्त के सिक्के थे, उसी को उन्होंने बदलकर सिंह निहंता कर दिया था। जो व्याघ्र निहंता स्वर्ण सिक्के थे, ये स्वर्ण सिक्के थे, सिंह निहंता और व्याघ्र निहंता, उसी को उन्होंने परिवर्तित करके सिंह निहंता कर दिया था। इससे भी इनके गुजरात और शक विजय की पुष्टि होती है। पहला गुप्त शासक जिसने अश्वरूढ़ प्रकार कुछ नए सिक्के इन्होंने चलाए थे, अश्वरूढ़ प्रकार, पर्यंक प्रकार जिसमें पलंग पर बैठे हुए राजा रानी की आकृति, छत्रधारी प्रकार की मुद्रा इन्होंने चलाई थी। समुद्रगुप्त के व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्कों को सिंह निहंता में बदल दिया था, जैसे मैंने बताया। इनके दरबार में कुछ नवरत्न रहते थे, जैसे कालिदास घटकर पर। कालिदास को तो हम जानते ही हैं, साहित्यकार थे जिन्होंने मेघदूत, शाकुंतलम, रघुवंश जैसे बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हैं। माना जाता है कि गुप्त काल ही नहीं थे और इनके नवरत्नों में थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न आता है कौन से नवरत्न क्या थे और कौन कौन थे। घटकर पर जो थे वो कूटनीतिज्ञ थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे, अमर सिंह जो थे वो कोशकार थे, वेताल भट्टी जादूगर थे, शंकु जो थे वो वास्तुकार थे, छपड़क जो थे वो फलित ज्योतिष के जानकार थे, वर रुचि जो थे वो व्याकरण तथा प्राकृतिक प्रकाश के लेखक थे, वराह मिहिर एक जो थे जिन्होंने बृहत संहिता लिखी है, ये भी खगोल विज्ञानी एवं ज्योतिष के इतिहासकार थे। ठीक, ये इनके नवरत्न थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय तक हम लोगों ने देख लिया आज। अब इसके आगे अगले जो शासक होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे कुमारगुप्त, उनको देखेंगे, स्कंदगुप्त को देखेंगे, बाकी फिर उसके बाद जो परवर्ती गुप्त के शासकों को संक्षिप्त में देखेंगे। उसके बाद फिर समाज और इस समय के धर्म को देखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।